गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लक्ष्य में आप सभी का स्वागत है। मैं एस के भारती आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ और आज मैं एकदम नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। कॉपर, जैसे ही कॉपर बोलते हैं तो आपके दिमाग में बहुत अच्छे से कॉपर का मतलब कॉपर दिखने लगता है ना। कॉपर हर व्यक्ति हर स्टूडेंट देखा है। तांबा बोलते हैं इसको हिंदी में। तांबा कौन नहीं देखा है। तांबा का बहुत सारा सामान आप देखे होंगे, घर में बर्तन होगा, तार जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का जो तार आता है तांबा का होता है, ठीक है। या फिर तांबा का बहुत सारा वस्तु जो हमारे रियल लाइफ में देखने को मिलता है। लेकिन सोचे हैं कभी कि ये तांबा आया कहाँ से? कभी सोचे? हाँ सर सोचे हैं, कैसे नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये मेटल्स हैं और मेटल्स जमीन के अंदर से निकलता है। यस, सही समझे हैं आप। लेकिन जमीन के अंदर में क्या ऐसे ही तांबा गड़ा हुआ रहता है? नहीं, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सर, मेटलर्जी पढ़ रहे हैं और हम लोगों को ये ओर्स के रूप में मिलता है, ठीक है। मिनरल्स मिलता है, मिनरल से ओर बनाते हैं। अब इस ओर्स से हम मेटल्स को अलग करते हैं, इसे प्यूरिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। मेटलर्जी प्रोसेस कहते हैं, जिसका पूरा स्टेप हम लोग यहाँ पर देखने आए हैं और इसीलिए चैप्टर का नाम है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। यस, कॉपर एक मैंने फोटो लगाया है। इसी तरह का तांबा का तार आपको देखने को मिलता है, बाजारों में जाइएगा तो ऐसे ही तार मिलेगा किलो के भाव से। इसका एटॉमिक एटॉमिक मास जो होता है 63.54 होता है। वैलेंसी 1 एंड 2 दोनों लिया जाता है, ठीक है। क्यूप्रस और क्यूप्रिक एटॉमिक नंबर 29 होता है, सिंबल Cu होता है और पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल पीरियड नंबर 4 एंड ग्रुप नंबर 11। ये छोटी सी जानकारी मैं इसलिए दे दिया कि बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि मैं जिसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ उसका पूरा इंट्रोडक्शन बोलते हैं ना, इंट्रोडक्शन दो, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। लेकिन सर हमें चैप्टर पढ़ना है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर, मतलब मेटलर्जी ऑफ कॉपर। कॉपर कैसे खान से जमीन के अंदर से निकला, मट्टी के रूप में मट्टी से घिरा हुआ रहता है, कैसे वो अलग होता है, उसमें कौन कौन से लोग मिले रहते हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाता है, इन सब पे आज डिटेल बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर्स के बारे में जानते हैं। इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर, यस, इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ कॉपर्स में कौन कौन से आ रहे हैं, नाम एक एक करके पढ़िए। सबसे पहले पहला है कॉपर पायराइट, ठीक है, और चैल्कोपायराइट, ठीक है, ओके। कॉपर पायराइट सबसे ज्यादा यूज होने वाला, मतलब इस इस ओर्स से सबसे ज्यादा कॉपर निकालने की प्रक्रिया की जाती है, ठीक। मतलब इतना इतने से नहीं निकलता है क्या कॉपर? अरे निकलता है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम कहीं भी ज्यादा मात्रा में कॉपर निकालना चाहते हैं, मतलब इतने अयस्कों में से सबसे ज्यादा किस अयस्क का उपयोग कॉपर निकालने में होता है, तो कॉपर पायराइट का होता है। तो हम लोग कॉपर पायराइट से ही पढ़ेंगे आगे, देखिएगा हम लोग जो पढ़ेंगे वो कॉपर पायराइट ही होगा, ठीक। ओके, फिर है चाल्कोपायराइट या कॉपर गैलेंस बोलते हैं इसे, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखा है Cu2S2, थोड़ा छोटा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, आप मान लें CuFeS2 होगा, Cu2S, ठीक है। मैलाचाइट ग्रीन CuCO3 CuOH का होल ट्वाइस, एजुराइट ब्लू, ठीक है, ओके। बोरनाइट बोलते हैं इसको, इसको पीकॉक और भी बोला जाता है, और ठीक है मैल्कोनाइट CuO। बहुत सारे ओर्स हैं हमारे पास, इसके अलावे भी ओर्स होते हैं, लेकिन मैंने मुख्यतः इतने चुने और उसमें से मैंने सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रयोग करूंगा, उसका नाम है कॉपर पायराइट। मैं कॉपर पायराइट से ही आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्शन करके दिखाऊंगा। एग्जाम में क्या नाम लिख के आता है कि इससे निकालो, ऐसा नहीं आता है, आप किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग कॉपर पायराइट का उपयोग करेंगे और कॉपर पायराइट का यूज करते हुए हम लोग कैसे कॉपर उसमें से सेपरेट करेंगे। देखिए कॉपर यहाँ पर है, कॉपर CuFeS2, तो कॉपर कैसे अलग करेंगे, ये पूरे प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर समझने वाले हैं। देखिए मैं कॉपर पायरेट एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं सर दिखता कैसा है? जब जमीन के अंदर से निकलता है तो उसमें मिट्टी बालू पत्थर लगा रहता है, चलो उसको फिर पानी से साफ कर लेते हैं, धो लेते हैं, तो ओर्स कैसा दिखता है? कॉपर पायराइट ओर ऐसा दिखता है, इस कलर का दिखता है, थोड़ा सा नीला जैसा कलर नजर आएगा, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये कॉपर पायराइट है CuFeS2, इसी का उपयोग हम लोग करेंगे भी अभी एक्सट्रैक्शन में। दूसरा एक और हमारे पास है, इसका भी यूज बहुत जगह देखते हैं, क्यूप्राइट का उपयोग Cu2O का भी देखते हैं, इससे भी बहुत जगह देखने को मिलता है, ये भी फेमस है। थोड़ा सा लालिमा जैसा होता है पत्थर, आप देख रहे होंगे बहुत अच्छा से, तो ये लालिमा जैसा पत्थर है और ये थोड़ा सा ब्लूइश पत्थर है। दोनों में कॉपर होते हैं और कॉपर कैसे निकाला जाता है वो हम एक एक करके आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो चलिए काफी हद तक कॉपर और कॉपर के ओर्स के बारे में आपने देख लिया। अब यहाँ पर मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को। मेरे एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को ठीक से ध्यान से सुनिएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप याद हो जाएगा।
कॉपी कलम लेके बैठना है और या रफ कॉपी लेके बैठना है और प्रैक्टिस करते चलना मैं बोल क्या रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले पहला पहला स्टेप जो मैं यहाँ पर बड़ा कर रहा हूँ, इसको थोड़ा एकदम एक एक स्टेप लेके चलूंगा। सॉरी। I. Large amount of copper. Large amount of copper are obtained from the copper pyrite या chalcopyrite. ठीक है, ठीक है, CuFeS2 बाय स्मेल्टिंग। नोट कीजिएगा इसको, मैं क्या बोलना जा रहा हूं और जो बात बोलूंगा उसको एकदम ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले स्मेल्टिंग और दूसरा मैंने यहां पर वर्ड यूज किया CuFeS2 कॉपर पाइराइट। मतलब मोस्टली मैं कॉपर का एक्सट्रैक्शन मोस्टली मोस्टली 80% कॉपर, मतलब जितने कॉपर निकलते हैं सब अलग अलग एस्को में से, उसमें से 80% कॉपर इसी से निकाला जाता है, CuFeS2। ठीक है, कॉपर पाइराइट का ही प्रयोग होता है और ये स्मेल्टिंग प्रोसेस इसमें यूज होते हैं। स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है सर, सॉरी पीछे का आ गया है, स्मेल्टिंग प्रोसेस क्या है सर, ठीक है, उसको हम लोग ठीक है थोड़ी देर में पढ़ेंगे। आइए, कंसंट्रेशन। आपका अगर आप मेरा मेटलर्जी का क्लास किए हैं, है ना, तो सबसे पहले कंसंट्रेशन मैंने पहला प्रोसेस बताया था, हिंदी बोले थे इसको सांद्रण। आप बोलिएगा सर सांद्रण बताइए, तो नहीं, मैं पहले बोलूंगा मेटलर्जी आपको जरूर देखना चाहिए। मेटलर्जिकल प्रोसेस में ढेर सारे प्रोसेस आते हैं, उसमें स्मेल्टिंग है, रोस्टिंग है, कैल्सिनेशन है, बहुत सारे प्रोसेस है, कहाँ किसका यूज होता है ये भी मैंने वहां पर बताया है। तो आप पहले उधर भी जाएं, वहां देखें, उसके बाद इधर पहुंचे। अगर आपको थोड़ा भी कंसंट्रेशन शब्द से ठीक है लग रहा है कि ये शब्द पहली बार मेरे लिए आ रहा है, तो कंसंट्रेशन, ठीक है, हिंदी सांद्रण बताया था। फाइनली सबसे पहले जो जमीन के अंदर से ओर निकलता है ना, मिनरल्स निकलता है, खोदते हैं तो बड़े बड़े पत्थर्स निकलते हैं, तो पहले तो छोटे छोटे तोड़ा जाता है, पहले तो पूरा पानी का फोर्स दे दिया जाता है, ये सब लिखना नहीं होता है, ये सब चीजें अंडरस्टूड है, क्योंकि इतना गंद कीचड़ से निकल रहा है तो गंदा मिट्टी से निकल रहा है तो गम मिट्टी तो लगा होगा, मिट्टी तो हमें रखना नहीं है, तो हम लोग सबसे पहले पानी का फोर्स देकर सब गंद मिट्टी हटा देते हैं। तो जो बड़ा बड़ा पत्थर दिखता है, जो भी हम आपको फोटो में दिखाए, वो पत्थर को क्रश कर दिया जाता है। क्रश, अरे क्रश बताए थे, चूर दिया जाता है, पाउडर बना दिया जाता है, छोटा छोटा पार्टिकल बना दिया जाता है। यस, फाइनली क्रस्ट ओर अब यहां से शुरू होता है, जब आप क्रश कर चुके हैं उस ओर को, फाइनली क्रस्ट ओर इज कंसंट्रेटेड बाय फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नोट कीजिए, अगर आपको आपको फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस नहीं आता है तो यहाँ पर वीडियो को रोक देना है, रोक दीजिए वीडियो को और आप एक बार फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस पे जाके देखिए। देखिए पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ। अब मैं फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस आ गया, मेरे को याद नहीं आ रहा है फोर्थ फ्लोटेशन, तो रोकते हैं, पहले फोर्थ फ्लोटेशन पढ़ेंगे तब मेरा बात समझ आएगा, नहीं तो फिर पता चला कि अच्छा ठीक है देख लेंगे ना, इसको देख लेते हैं उसको देख लेंगे, तो ऐसे नहीं समझ आएगा। तो पहले वीडियो रोक दीजिए और फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस या कॉपी में नोट्स होगा उसको एक बार पढ़ लीजिए, तो और ज्यादा समझ में आता है, पूरा एकदम क्लियर हो जाता है। कहाँ कौन सा प्रोसेस, फोर्थ फ्लोटेशन का मतलब होता है जो एक बीकर था उसमें हम लोग हवा का ब्लो करते थे, जिसकी वजह से झाग निकलता था और उसमें फोर्थ यानी झाग, फोर्थ मतलब झाग होता है, ऊपर फ्लोट करने लगता है, ठीक है, ऊपर ऊपर तैरने लगता है, जिसमें कि जो हमारे कॉपर जो अयस्क होते हैं जिसका एटॉमिक वेट कम होता है वो झाग में फंस जाते हैं और उस झाग को निकाल करके हम लोग कॉपर अलग कर लेते हैं, यही है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। They finally crust ore is suspended in water containing a little amount of pine oil। ठीक है, मैंने आपको बोला था फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस में क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, उसमें क्रस्ट ओर को डाल देते हैं, यानी पाउडर किया हुआ ओर को डाल देते हैं, ठीक है, और उसमें पाइन ऑयल भी डालते हैं, क्योंकि फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस करते समय पाइन ऑयल डाला जाता है, बताया था मैंने, ठीक है। ब्लास्ट एयर, ब्लास्ट ऑफ एयर, ए ब्लास्ट ऑफ एयर इज पास थ्रू ए सस्पेंस। ब्लास्ट ऑफ एयर का मतलब ब्लास्ट नहीं करना है जी, बहुत ज्यादा हवा का ब्लो बोलते हैं, फूकना है, करते हैं तो जोर से हम लोग उसमें पानी कभी अपने पानी क्या करो ना, एक गिलास ले लो, गिलास लेकर के एक पाइप ले लो और पानी को पियो मत, फूको, तो देखो बुड़ 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 ऐसे होगा। इसी तरह से इसमें हम लोग बहुत तेजी से हवा का फ्लो उसमें डालते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है ऐसे ऐसे उबलने जैसा लगता है और उसमें से झाग निकलना शुरू होता है, और वो झाग जो है नीचे में जो कॉपर एस्क होगा ना, कॉपर उसको फंसाता है और ऊपर चला जाता है, यही तो है, ठीक है। The particle gets wetted by the oil and float at the fourth with the ठीक है skimmed, the gallons unwanted material sinks to the bottom। तो थोड़ा सा लाइन टफ लग रहा है, मैंने किस पीपीटी बनाते समय ध्यान नहीं दिया, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, कहा क्या रहा है, ठीक है। द पार्टिकल गेट वेटेड, जितने भी पार्टिकल हैं भीग जाएंगे पूरी तरीके से, एंड ठीक है फ्लोट
एट द फोर्थ विच स्किम्ड, जो हल्के होंगे वो झाग के साथ घूमने लगेंगे, और जो भारी होंगे, ठीक है, वो नीचे जम बैठ जाएंगे, यही कह रहा है। ठीक है, पार्टिकल वेटेड बाय द वेल, वेल के द्वारा भीग जाते हैं, एंड फ्लोट एज ए फोर्थ विच स्किम्ड। ठीक है, द उसको बाहर निकाल लिया जाता है, द गैंग अनवांटेड मटेरियल, गैंग गैंग जो उसमें हम लोग को काम का नहीं होगा वो नीचे बैठ जाएगा, सिंक्स सिंक्स मैंने डूब जाना, टू द बॉटम एंड रिमूव्ड, उसको फिर अलग कर लेंगे। तो देखिए ये कोई जरूरी नहीं है, हम खाली एक सिंपल सा लाइन लिखेंगे कि इसमें से जो मटेरियल होगा वो ऊपर फ्लोट करने लगेगा, जो धातु होगा कॉपर धातु ऊपर फ्लोट करने लगेगा, ठीक है, और नीचे जो है अनवांटेड मटेरियल, गैंग बोलते हैं इसको, GNGUE, गैंग गैंग, अनवांटेड मटेरियल नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक छोटा सा पैराग्राफ था जो आपको यहाँ पर समझाया मैंने, इसी को कहते हैं कंसंट्रेशन। क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन। ठीक है, आइए कंसंट्रेशन की तरफ चल रहे हैं, कंसंट्रेशन से आगे बढ़ते हैं थोड़ा, कंसंट्रेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस को मैंने एक फोटो में करके दिखाया है, ठीक है, ये देखिए फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ही एक बीकर लेते हैं, तो ये जो आपके पास दिख रहा है, ठीक है, ये ओर्स एंड फोम, फोम, इसमें झाग के साथ पीला पीला जो दिख रहा है ये ओर्स है, और जो इम्प्यूरिटीज है वो नीचे जम गया है, ठीक है, और झाग के साथ ऊपर कॉपर आ गया है। अब मैं इसको यहाँ से ढाल लूंगा, यहाँ से निकाल लूंगा, यहाँ से छान लूंगा, जैसे आपकी मर्जी, ठीक है, तो ये बाहर निकल जाएगा ये वाला, ठीक है, जिसमें कि तांबा, जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, यहाँ से कुछ इम्प्यूरिटीज तो यहीं पर बाहर निकल गए, ये फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस के द्वारा। अब आते हैं अगला प्रोसेस, पहला प्रोसेस क्या किए? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन में कौन सा प्रोसेस यूज किए? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। नोट कीजिएगा, पहला प्रोसेस कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन में कौन सा? फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। फिर दूसरा प्रोसेस कौन सा करने जा रहे हैं? रोस्टिंग। क्या करने जा रहे हैं? रोस्टिंग। यस, रोस्टिंग क्या होता है इसको भी आप अपने कॉपी में, सबसे पहले तो रोस्टिंग का पूरा एक बार आप कॉपी मैंने वीडियो को ऑफ स्टॉप कीजिए और रोस्टिंग एक बार देख के आइए, रोस्टिंग क्या होता है। रोस्टिंग बहुत जरूरी है आपको जानना, रोस्टिंग के बिना काम, ठीक है, नहीं होगा। रोस्टिंग आप एक बार पढ़िए जाकर के, रोस्टिंग मैंने क्या बताया था। द कंसंट्रेटेड ओर इज रोस्टेड इन द फर्नेस बिटवीन 500 डिग्री सेंटीग्रेड टू 700, कितना? 500 से 700 के बीच में रोस्ट करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ करंट ऑफ एयर। ठीक, मैंने रोस्टिंग पढ़ाते समय बताया था कि अगर मैं किसी चीज को गर्म करता हूं, हवा की उपस्थिति में गर्म करता हूं तो रोस्टिंग होता है, हवा के अनुपस्थिति में गर्म करता हूं तो कैल्सिनेशन होता है। पढ़ाए हैं? यस पढ़ाए हैं। देखिए कहां पर कैल्सिनेशन होता है, कहां पर रोस्टिंग होता है, बहुत अच्छा से मैंने नोट्स बनाया था। अब देखिए यहाँ पर वीडियो रोकिए, एक बार कैल्सिनेशन और एक बार रोस्टिंग को नोट्स से पढ़िए, उसके बाद फिर से वीडियो देखिएगा तो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर कौन सा प्रोसेस कर रहा हूँ? रोस्टिंग। इसका मतलब यहाँ क्या लेना है? हवा का माने प्रेजेंस लेना है और उसको कितना डिग्री में? 500 से 700 डिग्री में गर्म कर देना है। मतलब उस जो फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस से हमारा फोर्थ और झाग निकला और कॉपर अयस्क निकला, और निकला उसको, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होगा, सल्फर इज ऑक्सीडाइज्ड टू SO2। अगर मान लिया कि उस अयस्क में सल्फर होगा, उस अयस्क में सल्फर होगा, ओर्स में सल्फर होगा, तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बना लेगा। SO2 एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, प्रकाश में उड़ जाएगा। पहला पहला तो काम खत्म हो गया, इसीलिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किए। यस, ठीक है, एज एंड AsNSB यानी आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी आर रिमूव्ड बाय एज ए वोलाटाइल ऑक्साइड। ये भी वोलाटाइल ऑक्साइड के रूप में रिमूव्ड हो जाएगा, मतलब घुल जाएगा उसमें, ठीक है, पानी में। ठीक, आइए, ओके, द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। सबके रिएक्शंस याद करेंगे, और रिएक्शंस को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 5 बार लिखना है। 5 बार में भी नहीं होता है तो 10 बार लिखना है। रिएक्शंस नहीं छोड़ना है। रिएक्शंस छूटा, नंबर कटा। अगर लैंग्वेज छूटा कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन रिएक्शंस छूटा, नंबर कटा, इसलिए नंबर कटने नहीं देना है। सबसे पहले तो हमारे पास देखिए Cu कॉपर पायराइट है, CuFeS2, ठीक है, ओके। इसको ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन किया। रोस्टिंग का मतलब ही होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। हाँ सर, ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन किया है, आप देख रहे होंगे कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया है। ठीक, अब आते हैं, जैसे ही मैंने इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, ये Cu2S बना दिया, 2FeS बना दिया और SO2 बना दिया। ये तो गैस है, ये गैस है, बाहर निकल गया सर। हाँ ये गैस है, बाहर निकल गया, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच कौन गया? Cu2S और 2FeS निकल गया मेरे पास सामने में, यानी Cu2S और 2FeS मेरे पास रह गया है। रुकिए आगे,
अगर मान लीजिए इसमें सेपरेट सल्फर होगा तो ऑक्सीजन बन करके SO2 बन के निकल जाएगा। ये देखिए SO2 गैस यहाँ से भी निकल गया SO2, जितना भी सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड बन करके बाहर निकल रहा है, सीधा सा भाषा में ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, अब आइए आर्सेनिक भी इसके अंदर मिक्स रहता है। यस, आर्सेनिक और एंटी आर्सेनिक भी ऑक्सीजन के साथ, देखिए सब ऑक्सीजन से ही रिएक्शन कर रहा है, क्योंकि मैंने अभी रोस्टिंग प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तो ऑक्सीजन आ गया है और हीट एनर्जी भी है, तो आर्सेनिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके H2O3 वोलाटाइल मटेरियल बन जाता है। वोलाटाइल माने घुलने वाला मटेरियल, पानी में घुल गया होगा या उस लिक्विड में घुल गया होगा। और एंटीमनी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ठीक Sb2O3 ये भी एक प्रकार का वोलाटाइल मटेरियल बना लिया। यानी कि ढेर सारे मटेरियल्स बने, यानी प्रोडक्ट के रूप में कौन कौन बने नोट कीजिए। Cu2S, F2FeS, SO2 तो खैर गैस बना तो उड़ गया तो छोड़ो हटाओ, AS2O3 और Sb2O3 इस तरीके से, और ये भी वोलाटाइल है तो हम इसको भी छोड़ देंगे, है ना, इसको इसको सब छोड़ दिए। बचा कौन दो चीज, Cu2S और 2FeS। कौन कौन बचा, Cu2S और 2FeS बच गया। हाँ सर, अब इसका क्या करेंगे, देखिए दिमाग लगा के पढ़िएगा तो अच्छे से समझ आएगा। तो ये दोनों आपके पास बच गया। जब ये दोनों आपके पास बच गया तो अब सुनिए, ये दोनों का आगे काम करना होगा, बाकी सब घुल गया और ये उड़ गया, ठीक है, सब खत्म हो गया, तो Cu2S और 2FeS बचा। अब देखिए Cu2S फिर से ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, क्योंकि अभी ऑक्सीजन चल ही रहा है, उसमें रिएक्शन हो ही रहा है, तो उसमें जो Cu2S बचा होगा वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, तो Cu2O प्लस 2SO2 फिर से यहाँ सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन गया, है ना, फिर से सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना तो ये बाहर उड़ गया, उड़ गया, चलिए ये भी चला गया, ठीक है। और फिर बच गया कौन, Cu2O, और 2FeS 3O2 से फिर यहाँ ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करता है ये वाला, और यहाँ 2FeO बनाता है और SO2 गैस यहाँ से भी बन जाता है, मतलब यहाँ से फिर SO2, और फाइनली अब मेरे पास, मतलब कि मेरे पास क्या बच गया, तो बच गया Cu2O और 2FeO, याद रहेगा, यस सर, 2Cu और F2FeO, मतलब Cu2O और FeO हमारे पास एज ए कंपाउंड के रूप में बच चुका है। कहाँ, रोस्टिंग प्रोसेस के बाद हमारे पास मात्र दो प्रोडक्ट्स बचते हैं, Cu2O और FeO। यस, यहाँ तक आप रिएक्शंस को एक बार, दो बार, तीन बार वीडियो रोकिए, पहले रिएक्शंस लिखने की प्रैक्टिस, आगे नहीं बढ़िए, रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है, रिएक्शन को लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, यहाँ तक सब रिएक्शंस को दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार प्रैक्टिस कीजिए, फिर हम आपको स्मेल्टिंग तुरंत बताते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है क्या, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या होता है सर, स्मेल्टिंग भी मैंने आपको बहुत अच्छे से मेटलर्जी में पढ़ाया था। स्मेल्टिंग के बारे में बताइए, स्मेल्टिंग किसे कहते हैं, तो चलिए स्मेल्टिंग को भी हम लोग स्टडी करते हैं एक बार, ठीक है। हम लोगों ने अच्छे से रोस्टिंग पढ़ा, रोस्टिंग में जितने भी रिएक्शंस हैं प्लीज एक बार बढ़िया से नोट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि किससे ऑक्सीजन कैसे रिएक्ट, सब देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके नया नया प्रोडक्ट बना रहा है, SO2 गैस बन करके उड़ते चले जा रहा है, हमारे पास फाइनली Cu2O और FeO हमारे पास प्रोडक्ट के रूप में अभी बचा हुआ है। अब आगे इन दोनों का ही हम कुछ प्रोसेस करेंगे, और सॉरी, अब हम लोग स्मेल्टिंग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। स्मेल्टिंग, स्मेल्टिंग को देखते हैं, देखिए स्मेल्टिंग क्या है, ठीक है। आइए स्मेल्टिंग, द रोस्टेड ओर इज मिक्सड विथ कोक, नोट कीजिएगा इसको, जो बातें मैं बोल रहा हूं, किसके, कोक के साथ मिक्स करना है, किसके साथ, कोक, सिलिका SiO2 के साथ मिक्स करना है, एंड ठीक है, एंड इट इज इंट्रोड्यूस टू ब्लास्ट फर्नेस विथ 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, सब दोनों ने किसको किसको मिलाना है, कोक को मिलाना है, सिलिका को मिलाना है, कोक को मिलाना है, सिलिका को मिलाना है, कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे, 1200। अगर आप मेरे आयरन के एक्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसा ही प्रोसेस आया था, हाँ सर, उसमें हम लोग चूना पत्थर भी मिलाए थे, याद आ रहा होगा, हाँ सर, ठीक है, चूना पत्थर भी मिलाए थे, इसमें कोक मिलाना है, सिलिका मिलाना है, कोक और सिलिका कितना डिग्री सेंटीग्रेड पे डालना है, 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, और यही हमारा क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग प्रोसेस, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, द हॉट एयर इज ब्लास्टेड, और हॉट एयर भी देना है, हॉट एयर इज ब्लास्टेड, हॉट एयर भी देना है इसके अंदर, गर्म हवा का झोंका बोलते हैं इसको, गर्म हवा का झोंका, यानी यहाँ पर आपको गर्म हवा देना है, ठीक है, गर्म हवा का झोंका बोलते हैं, ब्लास्टेड, एंड FeO इज, यहाँ पर जो FeO इज कन्वर्टेड टू फेरस सिलिकेट, FeSiO3। अब एक बात बताओ, ऊपर में देखो यहाँ FeO बचा हुआ था, है ना, FeO बचा हुआ था और एक Cu2O बचा हुआ था, तो FeO जो है सिलिका SiO2, सिलिका SiO2 जिसको सैंड बोलते हैं, बालू बोलते हैं, उसके साथ रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेता है, ठीक है, FeSiO3 बना लेता है,
और ये जो FeSiO3 है ना, इसको हम लोग स्लैग, इसको कहीं लिखे होंगे, स्लैग कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्लैग। अच्छा यहाँ देखो लिखे हैं FeSiO3 को स्लैग बोलते हैं। यस, FeSiO3 को हम लोग क्या बोलते हैं? स्लैग। ये इसमें कहीं कॉपर दिख रहा है आपको? नहीं ना? नहीं दिख रहा है सर, छोड़ो हटाओ, इसमें हमें नहीं चाहिए, इसे हमें बाहर निकालना है। रुको रुको, बाहर निकालना है, हाँ ये ठीक है। फ्लोट्स ओवर द मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर, मतलब देखिए ये FeO जो है हमारे कॉपर के साथ था। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करते हैं, हम थोड़ा सा नीचे करेंगे ना तो और आप दोनों को दिखा पाएंगे। हम थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये वाला रिएक्शंस रहना चाहिए था। बेसेमेराइजेशन तो थोड़ी देर में बताएंगे ही। हाँ, अब यहाँ देखिए हो क्या रहा है, देखिए ई वाला Cu2O और FeO मेरे पास दो ठो बच गया था। इसको मैंने क्या किया, ठीक है, किसके साथ? तो FeO जो है SiO2 से रिएक्शन करके फेरस सिलिकेट बना लेता है, जिसे हम लोग स्लैग कहते हैं, और ये हमारे किसी काम का नहीं है। ठीक है, स्लैग हमारा इम्प्यूरिटी हो गया, और इसे हमें, लेकिन ये बोलता है हम तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, यानी कॉपर सल्फेट के साथ के ऊपर फ्लोट करने लगता है। फ्लोट ओवर द मोल्टेन मैटी। मोल्टेन मैटी मतलब होता है ना, चिपचिपा वाला पदार्थ में ऊपर ऊपर चलते रहता है। जब जैसे कैसे बोले इसको, दूध में मलाई ऊपर चलते रहता है ना, नहीं छूटता है, वैसे ही मलाई दिख रहा है लेकिन निकाल नहीं सकते हो। ठीक है, जब उसको बहुत ज्यादा तुम मथते हो तब तुम मलाई अलग निकलता है। दूध में मलाई मिला रहता है, मतलब साथ नहीं छोड़ने वाला बात है। ठीक है, फ्लोट ओवर द मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर, मोल्टेन मैटी ऑफ कॉपर के रूप में ये, ठीक है, स्लैग उसके अंदर रहेगा। हम उसको ऐसे छान के भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, यस। अब देखिए यहाँ पर मोल्टन मैटी, अब इसमें क्या करना है, FeSiO3 और Cu2S, देखो Cu2 भी FeS से रिएक्शन कर करके Cu2S और FeO बना लेता है, फिर FeO SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेता है। ठीक से सुनना, यहाँ पर दो चीज था, Cu2O FeS से रिएक्शन करता है, और FeS से रिएक्शन करने के बाद Cu2S प्लस FeO बना लेता है, फिर ये FeO SiO2 से रिएक्शन करके FeSiO3 बना लेता है। यानी पूरे तरह के, अब मेरे पास कौन कौन चीज बच गए? ठीक है, अब मेरे पास बच गए हैं Cu2S और FeSiO3। क्या बचा है? Cu2S और FeSiO3 बच गया है। यस, ठीक है, यानी कि हमारे पास FeO हमेशा कन्वर्ट हो गया FeSiO3 में, तो FeSiO3 और Cu2S हमारे पास है, दोनों मिक्स है, हमें से इसमें कॉपर निकालना है। ठीक, तो चलिए इसमें कॉपर को, इसको निकालने के लिए, यानी कि जो FeSiO3 इसको स्लैग बोलते हैं, और जो इसमें कॉपर है, ये दोनों, ठीक है, यहाँ यहाँ जो कॉपर होता है मैटी फॉर्म में होता है, चिपचिपा फॉर्म में होता है, गाढ़ा फॉर्म में होता है। इन दोनों को अलग कैसे किया जाए? तो अब इन दोनों को अलग करने के लिए हम लोग जो है एक प्रोसेस यूज करते हैं, इसका नाम है बेसेमेराइजेशन। याद कीजिएगा। अब आते हैं बेसेमेराइजेशन प्रोसेस पे, मैं आपको बेसेमेराइजेशन प्रोसेस पे ले जाता हूँ। कैसे होता है बेसेमेराइजेशन प्रोसेस, ये भी हम लोगों को एक तरीका है बेसेमेराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। अब देखिए बेसेमेराइजेशन प्रोसेस क्या है, हम लोग के पास मोल्टेन मैटी था, मोल्टेन मैटी के साथ उसके ऊपर ऊपर परत में हम लोग का कौन दौड़ रहा था? स्लैग। हाँ सर, ऊपर ऊपर परत में स्लैग दौड़ रहा था। अब क्या होता है, देखिए ऊपर ऊपर परत में जब स्लैग दौड़ता है तो हम उसको ढार के निकाल लेंगे। इसको ऐसे समझिए, मैंने बोला था मिक्स हो जाता है, इसको ऐसे समझिए। थोड़ा एग्जाम्पल चेंज कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि जैसे मैं दूध हम लोग गर्म करते हैं तो छाली ऊपर जमा हो जाता है ना, वैसे ही हम लोग का FeSiO3 जो इसको स्लैग बोलते हैं, फेरस सिलिकेट इसका नाम है, फेरस सिलिकेट, ये ऊपर जमा हो जाता है, इसको अलग कर दिया जाता है। चलो भाई, अब हमारे पास सिर्फ क्या बचा, देखिए क्या क्या बचा सुनिएगा, अब मेरे पास क्या क्या बचा वो सुनिएगा। Cu2S बचेगा और Cu2O बचेगा, दो ठो पदार्थ बचेगा। Cu2O और Cu2S दोनों में कॉपर है, ये मोल्टेन मैटी तरह चिपचिपा पदार्थ होता है, इसमें से हमें कॉपर अलग करना है। अब Cu2O और Cu2S से यदि मैं कॉपर अलग करना चाहता हूं तो इस प्रोसेस का नाम है बेसेमेराइजेशन। क्या प्रोसेस मैंने बोला? बेसेमेराइजेशन। अब बेसेमेराइजेशन कैसे करेंगे सर? तो सुनिए, पढ़िए, कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मोल्टेन मैटे, ओके, थ्रू बेसेमेराइजेशन। बेसेमेराइजेशन प्रोसेस हम बताएंगे क्या होता है। इसी में से बेसेमेराइजेशन प्रोसेस से हम लोग मोल्टेन मैटी जो कॉपर होता है उसमें से कॉपर अलग करते हैं। द मैटी इज इंट्रोड्यूस टू बेसेमर कन्वर्टर विच अपहोल्ड बाय
ट्वायर्स, ठीक है, ये देखिए दोनों साइड ट्वायर्स लगा हुआ है ऐसे, इसको बोलते हैं अरे लटकाने वाला, इसे पकड़ने वाला, इसे करके लटका दिए। जैसे हम लोग क्या करते थे, ठीक है, चूल्हा नीचे जल रहा है और नीचे जो है इसको दोनों साइड में लकड़ी लगा के कुछ इसको उसमें डाल देते थे, तो इसे लटका हुआ रहता था, यही इसको लटका दिया, ठीक है। ओके, अब सुनिएगा, इसमें इसमें दोनों चीज है, कौन, ठीक है, Cu2s और Cu2o इसके अंदर डाले और इसके अंदर हॉट एयर को ब्लोन करते हैं, क्या करते हैं, हॉट एयर को फेंकते हैं, बहुत गर्म हवा इसके अंदर डालते हैं, ठीक है, हॉट एयर डालते हैं, ठीक है। और देखिए दोनों जैसे ही हॉट एयर डालेंगे ना यहाँ पर, ठीक है, हॉट एयर्स, अब जैसे ही हॉट एयर्स डालेंगे, पढ़िए यहाँ पर, द एयर इज ब्लोन थ्रू द मोल्टन मैटी, ब्लास्ट ऑफ एयर्स कन्वर्ट Cu2s partially into Cu2a which react with remaining Cu2s to give molten copper। यहाँ रुकिए, हमारे पास इसके अंदर कौन कौन सा पदार्थ बच गया था, Cu2s और Cu2o। हाँ सर, सबसे पहले बोलता है अगर तुम गर्म हवा डालोगे तो जो Cu2s है कन्वर्ट हो जाएगा Cu2o में। Cu2s जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके Cu2o प्लस SO2 बन के यहाँ से निकल गया, यहाँ से सल्फर हट गया, सल्फर सबसे मेन चीज था, हट गया, बच कौन गया, अब मेरे पास इसमें Cu2o बच चुका है, खाली Cu2s भी निकल गया। Cu2s इसमें जो बचे हुए कुछ थे तो ऑक्सीजन बन करके SO2 बन गए, कुछ Cu2o Cu2s से रिएक्शन करके 6Cu बनाता है और SO2 गैस बन करके निकल जाता है, मतलब सब चीज निकलते चला गया, फाइनली मेरे पास क्या बच गया, ठीक है, फाइनली मेरे पास क्या बच गया, 6Cu, ठीक है। ओके सॉरी, मैं आपको उधर ले गया, ये जो आपके पास बचा ये कॉपर कहलाता है, यही है मेरा शुद्ध तांबा, शुद्ध तांबा। लेकिन इस कॉपर को हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं, याद कीजिएगा, ब्लिस्टर कॉपर, याद रहेगा, ब्लिस्टर कॉपर, नोट कर लीजिए, क्या, ब्लिस्टर कॉपर, हिंदी में बोलते हैं फफोलेदार तांबा, यस, फफोलेदार तांबा, हिंदी में भी लिख दिया, ये ब्लिस्टर कॉपर है। लेकिन ये ब्लिस्टर कॉपर सॉरी, ब्लिस्टर कॉपर अप्रॉक्स 98% से लेकर 99% प्योर होता है, ठीक है, 98% से लेकर 99% तक प्योर होता है ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार तांबा, 98% से लेकर 99% तक, मतलब पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है सर, हाँ इसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज कुछ कुछ मिला हुआ है, ठीक है। कुछ कुछ कौन कौन इम्प्यूरिटी अब तो दिख नहीं रहा है सर, तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कौन कौन इम्प्यूरिटीज है, वो दिखता नहीं है, बहुत कम अमाउंट में रहता है, जैसे बहुत कम अमाउंट में, अब कोई ऐसी चीजें जो बहुत कम मात्रा में होती है तो वह छोड़ो ना, इग्नोर करो इग्नोर करो, लेकिन जब एकदम प्योर के फॉर्म में चले जाते हैं तब उन सबको हटाते हैं, पहले तो मेन इम्प्यूरिटी को हटाए आप, उसके बाद अब जो छोटा छोटा इम्प्यूरिटी जो हम ऊपर नहीं पढ़ाए या नहीं दिखा उसको भी अब यहाँ पर दिखाएंगे आपको और उसको भी हटाएंगे जो कि 100% प्योर होगा। फिलहाल हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं, बेसेमराइजेशन प्रोसेस से जो कॉपर निकला वो ब्लिस्टर कॉपर होता है, और ये ब्लिस्टर कॉपर फफोलेदार तांबा कहलाता है, और इसी ब्लिस्टर कॉपर से हम अब प्योर तांबा निकालेंगे। अब 98 से 99% है, अब इसमें से जो 1% या 2% इम्प्यूरिटीज है उसको हटाना है, कैसे हटाएंगे सर, ठीक है, और इसको कैसे हम लोग यूज करेंगे, देखिए इस जो आपके पास बेसेमराइजेशन प्रोसेस हो रहा था इसमें एक बात बताना भूल गए, जो इम्प्यूरिटीज होता है वो नीचे सेटल डाउन होता है, मोल्टन मैटी एंड सैंड नीचे जमा हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पर से आपको कॉपर दिखने लगता है, ये 6Cu बाहर निकाल लेते हैं हम लोग, यहीं से कॉपर हम लोगों का बाहर निकल जाता है ये, ठीक है, ओके ठीक है, यहाँ से जो गैसेस बन के निकले थे SO2, यहाँ से गैसेस बन करके बाहर निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ से ये था बेसेमराइजेशन प्रोसेस, इससे हम लोग फफोले तार तांबा यानी 99% शुद्ध यानी 98% शुद्ध तांबा हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से 2% जो छोटी छोटी इंप्यूरिटीज होंगी उनको कैसे हटाया जाए, जो कि रिएक्शन से नहीं हट रहे हैं, रिएक्शन से नहीं हटे, रिएक्शन से हटता तो पहले ही हट चुका होता, तब उनको लिए हम लोग एक मेथड यूज करते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस, कौन सा, इलेक्ट्रोलाइसिस विधि, यस, विद्युत अपघटन बोलते हैं इसको हिंदी में, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। अगर आप मेरे से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां भी मैं इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ाता हूं, तो वही इलेक्ट्रोलाइसिस विधि यहाँ पर हम लोग तांबा के निष्कर्षण में, तांबा के शुद्धिकरण में करते हैं, यानी कि तांबा को जो थोड़ी मोड़ी इम्प्यूरिटीज रह जाती है उसको हम लोग यहाँ पर, ठीक है, तांबा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके ओके, 2 मिनट रुक जाइए, हाँ चलिए, इम्प्यूरिटीज इन ब्लिस्टर कॉपर आर देयर इफेक्ट, ठीक है,
इम्प्योरिटीज इन ब्लिस्टर कॉपर एंड देयर इफेक्ट, यही पूछ रहा है, कभी कभी इससे क्वेश्चन पूछ देता है कि ब्लिस्टर कॉपर में कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है और इसका क्या प्रभाव हमें पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछता है, तो इसलिए हेडिंग डाल दिया। ब्लिस्टर कॉपर इज 99% प्योर, मैंने 98 लिखा है, 99 98 दोनों लिखा था, कहीं कहीं किताब में 98 लिखा रहता है, कहीं कहीं 99 लिखा रहता है, ये पूरी तरीके से शुद्ध नहीं है। जो 6Cu बन के निकला वो 99% ब्लिस्टर कॉपर बोलते हैं प्योर। इट कंटेन इम्प्योरिटीज, इसमें इम्प्योरिटीज होती है, कौन कौन सी इम्प्योरिटीज होती है? आर्सेनिक, नोट कीजिएगा, देखिए जिंक, ठीक है, पीबी, एजी, एयू, सोना चांदी सब इसमें है। सर सोना चांदी भी रहता है, ठीक है, बहुत कम मात्रा में रहता है, इतनी कम मात्रा में रहता है कि देन नेग्लेक्ट इट। जैसे तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ रुपया है, उसमें तुमको 1 रुपया दे रहा है, रख लो ना, कैसे कहते हो तुम लोग एग्जैक्टली, हम लोग उसको छोड़ देते हैं। चलो एग्जैक्टली यहाँ पर भी ऐसे ही है, आर्सेनिक, जिंक, पीबी, एजी और एयू, ठीक है, ये सब जो है इस 1% के रूप में रहते हैं। तांबा 99% और 1% सब लोग मिल करके इसके अंदर है। तो ये सब किसी रिएक्शन से नहीं हटते हैं, तो इन सबको हमें, क्योंकि ये भी एक प्रकार के धातु के रूप में ही है, तो धातु को धातु से अलग करने का तरीका ही इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में यूज किया जाता है। एक धातु, दो धातु एक साथ है, दोनों धातु है, लड़ रहा है कि हम रहेंगे, तो भाई यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड का ही उपयोग करके आप दोनों को अलग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज करते हैं तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अभिक्रियाशीलता को देखा जाता है कि कौन ज्यादा रिएक्शन करता है, कौन जल्दी इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता रखता है, उसके आधार पे हम लोग उसको अलग कर लेते हैं। चलिए पढ़ाते हैं, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। दीज इम्प्योरिटीज एडवर्सली इफेक्ट द इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल प्रॉपर्टी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज इम्प्योरिटी एडवर्सली इफेक्ट, बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को। सर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब, अरे सर रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, ये सब जो है धातु के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में आते हैं। जब मान लिया कि अब इसमें लोहा ही है, सॉरी हाँ लोहा ही है, या आर्सेनिक है, जिंक है, पीबी, एजी, ये सब इसमें अटैच कर दिए, ये जो है इसको आ गया, इसकी वजह से इसका प्रतिरोधकता घट गया, सॉरी प्रतिरोधकता बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया, प्रतिरोध बढ़ गया मतलब अच्छा से करंट फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इन सब को हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा तांबा बन जाएगा और कंडक्टिविटी बहुत बढ़ जाएगा, यानी रेसिस्टिविटी घट जाएगा। तो बात सही है ना सर, ये सब हटा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा तांबा मेरे पास, यही तो बात बता रहे हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिकल। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज मतलब ये सब अगर मिला दीजिएगा ना तो तांबा बहुत ही हार्ड हो जाएगा, कड़ा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अगर मैं इसको निकाल दूं तो तांबा नरम हो जाएगा और आराम से हम उसको मेलेबल कर सकते, मतलब पिला सकते हैं, कोई दूसरा चीज बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को भी प्रभावित करता है और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को भी ये सब प्रभावित करता है। इसका मतलब इन सब का निकलना भी जरूरी है। यस सर, यही समझा रहे हो उतना देर से, इन सब का निकलना भी बहुत जरूरी है एकदम। चलिए तो अब आते हैं, देयरफॉर दे मस्ट बी रिमूव्ड, इसलिए इन्हें हमेशा हटाना जरूरी है। अब हटाते हैं इसको, चलिए इसको हटाते हैं। चलिए रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, अब हम आपको रिफाइनिंग ऑफ कॉपर पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में। चलिए इसको पहले मिटाइए और यहाँ से ऊपर आइए। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या होता है? ब्लिस्टर कॉपर इज रिफाइंड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस, एकदम अभी बताए, ये इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से रिफाइनिंग किया जाता है। ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर कॉपर आर कास्टेड टू यूज एज ए, ठीक है, एनोड एंड थिन शीट ऑफ कॉपर, प्योर कॉपर एक्ट एज ए कैथोड। ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जब आप कॉपर का प्यूरिफिकेशन करते हैं, ये क्वेश्चन 3 बार आया है, ठीक है। ब्लिस्टर कॉपर का एक रॉड ले लिए, ठीक, और एक प्योर कॉपर लेते हैं, 2 ठो, एक एनोड एक कैथोड बनाते हैं, ठीक है। देखिएगा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है, एक एनोड और एक कैथोड, जैसे मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पर नहीं है मेरे पास, एक मोटा एक पतला होता तो अच्छा रहता। चल ठीक है, देख रहा हूँ नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये मैं इसको ले लेता हूँ। चलिए ये मेरे पास रिमोट है, आइए ये मोटा और ये पतला, देखिए 2 पेन लिया, एक मोटा और एक पतला, आपके सामने दिख रहा है ना। हाँ चलिए अब आइए समझिएगा, कहता है जो ब्लॉक्स ऑफ ब्लिस्टर कॉपर, ये जो ब्लिस्टर कॉपर ये मोटा होता है, ठीक है, एंड थिन शीट ऑफ प्योर कॉपर, ये वाला प्योर कॉपर है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लिस्टर कॉपर है उसको एनोड मानते हैं, ब्लिस्टर कॉपर को एनोड, और थिन शीट को, ठीक है, हम लोग कैथोड मानते हैं, इसको कैथोड मानते हैं। नोट कर लीजिए इसको, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है और ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है ना, बच्चा लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाता है, ये टीचर या तो नहीं बताते हैं या बच्चा ध्यान नहीं देता है, दोनों बात हो सकता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये मैंने जो ब्लिस्टर कॉपर लिया, ये एनोड होगा, ये एनोड होगा, और जो प्योर कॉपर होगा पतला वाला,
वो मेरा ठीक है कैथोड होगा। द कैथोड प्लेट्स आर कोटेड विद द ग्रेफाइट इन ऑर्डर टू रिमूव डिपॉजिटिंग कॉपर। ये देखो इसके ऊपर ग्रेफाइट का लेयर चढ़ा देते हैं, क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मेरे पास पहले से कॉपर है, इसमें दूसरा कॉपर आके चिपकेगा, इसमें से कॉपर रिफाइन होगा और इसमें आके चिपकेगा, तो हम लोग उसको उसके ऊपर ना चिपक जाए, सट ना जाए, इसके लिए हम लोग लेयर डाल देते हैं ताकि आराम से उसको बाहर निकाला जा सके। ठीक है, इसलिए इसके ऊपर ग्रेफाइट का लेयर डालते हैं। ठीक है, द इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट CuSO4 मिक्स्ड विद लिटिल अमाउंट ऑफ H2SO4। अब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में H2SO4 डालते हैं, H2SO4 आयन प्रोड्यूस करता है, 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस, पता नहीं, आप इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ना चाहिए, 2H प्लस ठीक है और SO4 माइनस माइनस, इसी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, याद कर लीजिएगा, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जब हम इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं वहां पर इलेक्ट्रोलाइट हमें जरूरी है, तो इलेक्ट्रोलाइट कौन डालेंगे, H2SO4। H2SO4 हम इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डालेंगे और ये इलेक्ट्रोलाइट 2H प्लस प्लस SO4 में टूट जाएगा और ये उस बीकर में फैल जाएगा एज ए आयन के रूप में। यस ठीक है, इसमें इंक्रीज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ऑप्टिमम इलेक्ट्रिकल 1.3 वोल्ट एंड इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस, इसमें हम लगभग 1.5 वोल्ट का मतलब 1.3 वोल्ट का हम लोग इसमें जो है बैटरी सप्लाई करते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस प्योर कॉपर इज डिपॉजिटेड कैथोड एंड इम्प्योरिटीज सुटेबल फॉल्ड ऑन द बॉटम। सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, देखिए जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड अप्लाई करेंगे तो जो शुद्ध तांबा होगा, शुद्ध तांबा होगा वो वहां से टूटते हुए चला जाएगा। मैं बता रहा हूँ कैसे टूटेगा, अभी तो खाली लिख दिया इतना में, पूरा डिटेल नहीं लिखना रहता है। ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ और उसके बाद जब इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड पढ़िएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वहां पर इसको और डिटेल किया जाता है, इसको नहीं इलेक्ट्रोलाइसिस को डिटेल किया जाता है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जिस मेथड के लिए सबके लिए सेम रहेगा। चलिए तो मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, सुनते जाइए। आइए तो ठीक है, मैं बताने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में क्या होता है। तो ये देखिए, ये एक बीकर ले लिया, ठीक है ना, ये जो भरा हुआ चीज देख रहे हैं आप ऐसे ऐसे तैर रहा है, ये H2SO4 है। ठीक है, यानी और देखिए, और कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट, उसमें H2SO4 लिए थे ना, हाँ H2SO4 है, कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट ले सकते हैं क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रोड है, H2SO4 मत लीजिए, कॉपर सल्फेट लीजिए। और देखिए ये जो आपके पास एनोड है, ये मोटा मोटा जो अभी बताया ना, ये जो आपके पास बताया फफोलेदार तांबा, ये फफोलेदार तांबा है, और ये पतला पतला काला काला दिख रहा है, ये प्योर कॉपर है। ठीक, अब आइए, जैसे ही हुआ क्या, इसमें एनोड और कैथोड सब पता चल रहा होगा आपको, मैंने ए फॉर एनोड, सी फॉर कैथोड बता दिया है। एनोड किसको कहते हैं, कैथोड किसको कहते हैं। जैसे ही आप इसमें बैटरी जोड़ते हैं, माइनस और प्लस, देखिए लिखा है यहाँ पर, दिखाया नहीं है, अगर आपको लगता है कि आप दिखाना चाहते हैं तो लीजिए सर, इधर प्लस जोड़िए और इधर माइनस जोड़िए, बैटरी जोड़िए, लगभग लगभग 1.3 वोल्ट की बैटरी देनी है। जैसे ही हम देना शुरू करेंगे तो ये जो है गलना शुरू करेगा, क्या होगा सुनिएगा, इसमें से कॉपर टूटेगा, अरे कॉपर टूटेगा, कॉपर प्लस प्लस बनेगा, इसमें से कॉपर टूटा, यानी मोटका जो वायर है ये टूटा, कॉपर प्लस प्लस, और इसमें से कॉपर प्लस प्लस टूटेगा, इसका मतलब दो गो इलेक्ट्रॉन बनेगा तब ना। तो ऐसा करो ना, चाहिए तुम्हारे पास ढेर पैसा है, हम उसमें से पैसा छीन लेंगे, तुम छीन लेंगे तो उसके माथे पे प्लस प्लस आ जाएगा और दोनों इलेक्ट्रॉन को लेके इधर जाकर के इधर ट्रैवल करा देंगे, तो यहाँ दो गो इलेक्ट्रॉन आ गया, देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया है, अब यहाँ इलेक्ट्रॉन आया तो ये कॉपर तैरते 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 यहाँ आता है और यहाँ कॉपर को फिर दे दिया जाता है, यानी ये कॉपर को ये दो इलेक्ट्रॉन फिर दे दिया गया, ये कॉपर जो यहाँ टूटा था यहाँ आकर के चिपक गया, देख लीजिए। सर क्या बोल रहे हैं, यहाँ तोड़ रहे हैं, यहाँ चिपका रहे हैं, यस यही तो कर रहे हैं, एक जगह से हम तोड़ रहे हैं कॉपर को, एक जगह से चिपका रहे हैं, एक जगह से तोड़ रहे हैं और एक जगह चिपका रहे हैं, यही इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में होता है, एक साइड से टूटता है दूसरे साइड जाकर चिपक चिपक जाता है, तो यहाँ से तांबा टूटा। अब लेकिन अब हम आपको क्या बताया थे कि इस जो मोटा वाला रॉड है, जो ब्लिस्टर कॉपर है, इसमें इम्प्योरिटीज होगा और भी लोग होंगे, जब टूटने लगेगा तो दूसरे तत्व जो इसमें हम आपको जिंक बताए थे, एयू बताए थे, एजी बताए थे, ये भी इसमें से निकलने लगेगा और वो मड के रूप में यहाँ पर ऐसे 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 जमा हो जाएगा। ठीक है, उसी के नीचे गिरना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो किसी से रिएक्शन तो कर नहीं रहा है, वो नीचे में ऐसे जमा होते चला जाएगा मड के रूप में, और शुद्ध तांबा जो है, तांबा खाली इधर से निकल के इधर रिएक्शन और यहाँ जमा होते 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 इस तरीके से यहाँ पर ऐसे जमा हो जाएगा, तो ये आपका एकदम प्योर कॉपर हो गया, इसमें अब किसी भी तरह की इम्प्योरिटीज नहीं हुई, यानी यहाँ पर आप इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड से एकदम प्योर कॉपर ठीक है बना लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल था, एजी, एयू, जिंक, ठीक है, पीबी, ये सब यहाँ पर आके जमा हो जाएंगे और आपका पूरी तरीके से प्योर हो गया। ऐसे एक साथ बहुत सारा रॉड लगाते हैं, एक रॉड लगाएंगे तो बहुत समय लगेगा, ऐसे ही सीरीज में ढेर सारा रॉड लगा देते हैं तो एक ही बार में ढेर सारे, ठीक है, सब में डिपॉजिट होने लगता है,
ठीक है, अच्छा इसमें डिपॉजिट होगा, सॉरी ये इसमें डिपॉजिट होगा, ध्यान दीजिए, ये इसमें डिपॉजिट होगा और ये इसमें डिपॉजिट होगा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, ठीक है, ये, ठीक है, यहाँ नहीं, इसमें इसमें डिपॉजिट होगा, यस इसमें डिपॉजिट होगा और इसमें डिपॉजिट होगा, इसमें डिपॉजिट होगा। तो पतला वाला में डिपॉजिट, मोटा वाला गलेगा और पतला वाला मोटा होते जाएगा और सबके नीचे मड बनते चला जाएगा, ऐसे ऐसे मड, मड बनते चला जाएगा, यहाँ मड बन गया, यहाँ भी मड बन गया, इस तरीके से आपके सामने हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड हुआ और इससे हम लोग को एकदम शुद्ध तांबा मिल जाता है। खाली रिएक्शन लिखना है, कॉपर जो है सबसे पहले कॉपर प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बना, कॉपर प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बना, बताया हम आपको। यही कॉपर प्लस जाकर के फिर 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 तो रिएक्शन है सर, क्या-क्या बोले? कॉपर से तोड़े तो कॉपर, ठीक है, कॉपर प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और यही कॉपर प्लस प्लस आगे गया, कॉपर प्लस प्लस को फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, फिर कॉपर। एक लड़का बोला सर कि दोनों तो सेम ही रिएक्शन, अरे सेम नहीं है, प्रोसेस अलग-अलग हुआ, यहाँ से कॉपर आयन टूटा और यहाँ जाके फिर वही 2 इलेक्ट्रॉन लेके फिर कॉपर बन गया। तो मतलब कुछ देर के लिए कॉपर आयन बनता है, फिर कॉपर बन जाता है, कॉपर ही था पहले। इसलिए हम लोग किए, हुआ क्या कि अब देखो हुआ कि मेरे साथ 3-4 लोग दोस्त में थे, ठीक है? अब मैं इनसे दोस्ती का संगत छुड़ाना चाह रहा हूँ, तो हमको पहले अलग किया गया, ठीक है? तो ये लोग फिर अलग हो गए, ये लोग अलग हो गए तो निकाल दिया, फिर हमको फिर यहीं पर लाके खड़ा कर दिया गया, यही बात है। संगत छुड़ाने के लिए थोड़ा देर के लिए अलग तो करना ही पड़ेगा, यस यही बात यहाँ तक हुआ। यानी इसकी संगति इन लोगों से छुड़वाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड यूज़ किए और यहाँ से हम लोग कॉपर शुद्ध निकाल लिए, ठीक? उम्मीद है एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर क्लियर हो गया होगा आपको यहाँ तक। अब आते हैं हम लोग सर इसका एप्लीकेशन पे। बहुत सारा एप्लीकेशन है यार, इसको हमको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। आप एकदम बढ़िया से इसको पढ़ेंगे अपने से, मैं इसको कुछ नहीं पढ़ाने वाला। ऐसे 1-2 लाइन जल्दी-जल्दी बोल देता हूँ। कॉपर इज़ यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक वायर्स ड्यू टू नेचर ऑफ वेरी गुड कंडक्टर। अच्छा कंडक्टर है, इसीलिए इसका यूज़ जो है इलेक्ट्रिक वायर्स में करते हैं। अभी यहाँ पर मेरे घर में जितना वायर्स लगा है, सब कॉपर का ही है। अच्छा तुम लोग बोलते हो दुकान में भी जाते हो तो तांबा का तार ले कि एल्युमिनियम का तार ले? तो तांबा का तार का कंडक्टिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है। हाँ, आगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में यूज़ करते हैं क्योंकि ये डक्टाइल होता है। कॉपर इज़ यूज्ड टू वायर पाइप्स बिकॉज़ कॉपर इज़ नॉन पॉइज़नस, ये जहरीला नहीं होता इसलिए पाइपों में भी यूज़ कर लेते हैं बहुत जगह। हाँ सर, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस होता है, यानी जंग नहीं लगता है, बहुत जल्दी अ, पत्थर बन जाता है, पतला-पतला हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम कॉपर का यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स लोग भी कहता है कि तांबा के जग में पानी पीने से आपका जो है स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ठीक है, कॉपर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब होता है घरेलू सामान, ठीक है। घरेलू बर्तन के बारे में बात करें, कुकिंग यूटेंसिल्स घरेलू बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं, बिकॉज इट एक्सेलेंट कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि ये जल्दी खाना को जल्दी गर्म कर देता है और जल्दी पक जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली इसीलिए कॉपर का यूज हम लोग जनरली घरेलू बर्तन बनाने में भी करते हैं, लेकिन थोड़ा महंगा होता है, नॉन पॉइजनस भी होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, मलेबल भी होता है, कोरोजन रेसिस्टेंस होता है, तो बहुत जगह, एक तो घर के खाने बनाने में यूज हुआ, पाइप्स वगैरह में यूज़ हुआ, इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ हुआ, तो मैंने सभी के फ़ोटो आपके सामने दिखाए हैं। आप इसके अलावे अगर और भी आपको एप्लीकेशंस नज़र आता है, आप लिख सकते हैं। देखिए एप्लीकेशंस का कोई लिमिटेशन तो है नहीं, आप जितना एप्लीकेशन लिखिएगा, सब एकदम कम पड़ेगा, इसलिए आप एप्लीकेशन अपने से लिखिए। एक ही में मैंने पूरा कॉपर के एक्सट्रैक्शन को बताया, आप पूरा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पढ़ लीजिए अच्छे से और अगर कहीं परेशानी होती है, तो हमसे कंसल्ट कीजिए। चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में किसी दूसरे धातु का एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।